राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नया मोड़ सामने आ रहा है, नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नया वीडियो वायरल हुआ है जो कि दोनों के रिसेप्शन का है। आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें दोनों स्टेज पर हैं, उनसे होस्ट तीन तीन वचन ले रहे हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मैं राजा। ठीक है, तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है। ठीक है, सबको पहले अपना नाम बता दो। अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए, लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए, थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। तो ये राजा और सोनम की शादी के वक्त का वीडियो है जो अब सामने आ रहा है। राजा के बाद होस्ट ने सोनम से भी वचन लिया। इस दौरान सोनम काफी हंस रही थी, काफी मजाक हो रहा था। ये वीडियो भी आपको अब दिखाते हैं। फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम। ठीक है, मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओ जी हमारे ओ जी, ठीक है, शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी करे, मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई, तुम तो गए। तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। तो लास्ट वचन आप दोनों को एक साथ में लेना है। हम दोनों एक करके, थोड़ा पास में जाओ। हम दोनों मिलके यह वचन देते हैं कि शादी के बाद हम दोनों एक आईपीएल टीम बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। हाँ, बच्चों के आईपीएल टीम बनाएंगे आप। एक बार हमारे दोनों कपल्स के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस। तो ये सोनम और राजा रघुवंशी की शादी के वक्त का एक पुराना वीडियो है जो अब सामने आ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है। इस शख्स का नाम है संजय वर्मा। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सोनम का संजय कनेक्शन किया है। संजय वर्मा से सोनम घंटों बात करती थी। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच 119 बार कॉल किया सोनम ने इस शख्स को, संजय वर्मा जिसका नाम। 1 महीने में करीब 234 बार बातचीत की है। तो कौन है ये संजय वर्मा? ये सस्पेंस बना हुआ है। 8 जून को रात 11:20 के बाद फोन जो है वो बंद हो गया, ये जानकारी भी आ रही है। और 8 जून की रात ही गाजीपुर में मिली थी सोनम और वहां से फिर पुलिस उन्हें ले गई थी। संदिग्ध युवक संजय वर्मा का मोबाइल नंबर इस वक्त बंद बताया जा रहा है।
फर्जी नाम से फोन का सिम होने की भी आशंका है। ये अंदेशा है पुलिस का। और इंदौर के राजा हत्याकांड में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये माना जा रहा है, संजय वर्मा अब एक नए किरदार के रूप में सामने आया है। तो कौन है ये संजय वर्मा और इसकी क्या भूमिका इस पूरी हत्याकांड में हो सकती है, इस पर अब पुलिस की नजर है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास। तनुश्री देसाई संवाददाता है, इंदौर से जुड़ रही हैं, और साथ ही रतनदीप चौधरी के साथ साथ मुकेश सिंह सेंगर है हमारे साथ। मुकेश के पास जाएंगे। तनुश्री, संजय वर्मा इस वक्त एक नया किरदार है इस पूरे मामले में। कौन है ये? कोई जानकारी परिवार की तरफ से, सोनम के जानने वालों की तरफ से, या राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से? जी देखिए, आज शिलोंग पुलिस जो है सोनम के घर पहुंची थी पूछताछ करने के लिए। हालांकि 2 घंटे बाद जब शिलोंग पुलिस बाहर आई, जो सोनम के भाई है गोविंद, वो बाहर आए अपने घर से, तब हमने कोशिश की कि उनसे बातचीत कर सके, उनसे ये पूछ सके कि संजय वर्मा कौन है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि वो नहीं जानते कि संजय वर्मा कौन है, सोनम से उनका क्या कनेक्शन है। तो अब ये जो गुत्थी है वो और उलझती जा रही है, क्योंकि अचानक एक दूसरे नाम का सामने आना संजय वर्मा, और उसी कॉल डिटेल्स में से ये नाम सामने आना जिन कॉल डिटेल्स के जरिए राज कुशवाहा का नाम सामने आया था। हालांकि अब सवाल ये भी उठता है कि जब कॉल डिटेल्स में पहले राज कुशवाहा का नाम आया था तो उसी समय संजय वर्मा का नाम क्यों नहीं जो है जाहिर कर दिया गया, इस इतने लंबे समय का इंतजार क्यों किया गया। हालांकि अब संजय वर्मा का नाम सामने आया है, पर सोनम के जो भाई है गोविंद, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि संजय वर्मा को वो नहीं जानते, और ना ही जो कनेक्शन है सोनम का या संजय वर्मा को, उस बारे में उनको कोई भी जो है आइडिया है कि संजय वर्मा दरअसल है कौन और कैसे सोनम से उनका कॉन्टैक्ट बना। जी, रतनदीप चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतनदीप, शिलोंग पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि आरोपी उसकी गिरफ्त में है, लेकिन कड़ियां इस हत्याकांड की जुड़नी बाकी हैं। कितनी प्रोग्रेस इस वक्त जांच से और पूछताछ से? रतनदीप, ये सवाल मेरा आपसे, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, शिलोंग पुलिस को इस वक्त कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, शिलोंग पुलिस, अब जो शिलोंग पुलिस का, शिलोंग एसआईटी का फोकस है इन्वेस्टिगेशन का, वो फोकस अब शिफ्ट हो चुका है इंदौर में। कल जब क्राइम सीन रिक्रिएशन हुआ, उसमें कुछ बातें सामने निकल के आई। उसमें से एक सबसे बड़ी बात थी कि जो मर्डर वेपन था, अब तक शिलोंग पुलिस ये मान के चल रही थी कि सिर्फ एक मर्डर वेपन है, मगर कल जब क्राइम सीन रिक्रिएशन हुआ, जो 3 लोग हैं जिन्होंने बारी बारी से प्रहार किया था राजा रघुवंशी के ऊपर, उन्होंने ये मान लिया, कबूल कर लिया कि और एक मर्डर वेपन था, और उसी तरीके का एक दाव था। और कल शाम को फिर उसको भी उसी जगह से जहाँ पे बॉडी मिली थी रिट्रीव कर लिया गया है। और अब शिलोंग पुलिस की जो टीम वहाँ पे है इंदौर में, वो ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कुछ लोगों को वो क्वेश्चन करना चाहती है। ये लोग कौन हैं? सबसे बड़ी बात है फैमिली से क्या लीड मिल सकता है, इसलिए सोनम के घर शिलोंग पुलिस पहुंचे हैं। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, जो कि जब सोनम मिसिंग थी तब शिलोंग में आए हुए थे, उनको भी स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करने के लिए शिलोंग बुलाया गया है। और इसके साथ साथ जो नाम उभर के आए हैं संजय वर्मा का, मगर शिलोंग एसआईटी का ये, मेघालय एसआईटी का ये कहना है कि संजय वर्मा यकीनन ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है या नहीं है, पहले इसको असर्टेन करना पड़ेगा। ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई फेक नाम भी हो सकता है। और संजय वर्मा, ये जो 4 आरोपी सोनम के साथ जिनको पकड़ा गया है, इनमें से भी कोई हो सकता है। तो सबसे पहले संजय वर्मा के बारे में सब डिटेल्स इंदौर पुलिस के साथ जो मेघालय एसआईटी खंगाल के निकालेगी, जो डिटेल्स उभर के आएंगे उसको फिर से यहाँ पे जो लोग पकड़े गए हैं, सबसे बड़ा बात है सोनम रघुवंशी, उनको उन डिटेल्स के सामने रख के उनसे पूछताछ की जाएगी, और तब इसके बारे में जो मेघालय एसआईटी खुल के कुछ कह पाएगी। मगर इसके साथ साथ और भी कुछ जगह के ऊपर मेघालय एसआईटी अब सर्च कर रही है। मेघालय एसआईटी को अब तलाश है सोनम रघुवंशी के फ़ोन का। अब सोनम और राजा दोनों के पास मिला के 4 फ़ोन थे। राजा का एक फ़ोन बरामद हुआ है
पूरी तरह से बाकी डिस्ट्रॉय था। फोन कहाँ है, डेड बॉडी यही इस जहाँ पे वक्त मिली का थी उसके बिल्कुल आप आसपास जो ही कह रहे हैं बरामद हुई है, रतनदीप, वो अब बाकी forensic फोन जांच कहाँ में है, इस वक्त वो सवाल बना हुआ है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच राजा रघुवंशी का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो तब का है जब राजा रघुवंशी इंदौर के अपने घर से निकला था। सीसीटीवी फुटेज में राजा के हाथ में वही सफेद रंग का बैग दिखाई दे रहा है जो वो शिलोंग लेकर गया था। स्कूटी पर भी राजा के साथ यही बैग दिखा था। ये वीडियो तब का है जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए निकल रहे थे। राजा अपने घर से सीधे एयरपोर्ट पहुंचा था, जबकि सोनम अपने मायके से एयरपोर्ट पहुंची थी। तो ये तमाम वीडियोस हैं जिनकी कड़ियों को, जिनसे मिल रहे कुछ क्लूज को अब पुलिस को जोड़ना होगा, इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जोड़ना होगा। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश सिंह सेंगर भी अब हमारे साथ हैं। मुकेश, सोनम समेत तमाम आरोपियों की एक बार फिर कल अदालत में पेशी है। पुलिस जाहिर तौर पर चाहेगी कि पुलिस कस्टडी इनकी और बढ़े। देखिए, बिल्कुल जो आरोपी, पांचों आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी राज कुशवाहा और सोनम हैं, ये सभी लोग पुलिस की 8 दिन की रिमांड पर थे। 8 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस ने इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। इन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। अब पुलिस के पास मौका है एक बार फिर से रिमांड लेने का, क्योंकि किसी भी हत्या के मामले में मैक्सिमम 14 दिन की पुलिस रिमांड ले सकती है, जिसमें 8 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो कल शिलोंग की कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा और वहां पर पुलिस इनकी फर्दर रिमांड लेने वाली है। रिमांड लेने के लिए पुलिस ये दलील दे सकती है कि हमें सोनम के 3 मोबाइल फ़ोन बरामद करने हैं। इसके साथ में जो हत्या की पूरी कॉन्स्पिरेसी है, जो पूरी कड़ियाँ हैं, उनको जोड़ना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जैसे ऐसे लूपहोल्स हैं जो इस मामले में साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो पूरे हत्या के की जो कड़ियाँ हैं, इंदौर से लेकर मेघालय से लेकर, शिलोंग से लेकर उत्तर प्रदेश तक और वापस इंदौर और फिर मेघालय तक, ये सारी कड़ियों को जोड़ना है और इसके लिए सभी आरोपियों की रिमांड जरूरी है। वहीं सोनम के पास 4 मोबाइल थे। इसमें 2 मोबाइल फ़ोन थे राजा के और 2 मोबाइल फ़ोन थे सोनम के। इसमें से एक मोबाइल फ़ोन को जो राजा का था उसको सोनम ने स्पॉट पर ही तोड़ दिया था, जहाँ पर हत्या हुई थी वहाँ पर तोड़ दिया था। बाकी 3 फ़ोन उसने आकाश को दिए थे और ये लोग वापस इंदौर आए थे। इंदौर में सोनम ने एक फ़ोन को एक बार फिर से एक्टिवेट किया था, अपना जो व्हाट्सएप का स्टेटस है उसको चेक करने के लिए, और वहाँ से मेघालय पुलिस को इसकी लोकेशन मिली। हालांकि मेघालय पुलिस को पहले ही मालूम चल गया था कि सोनम जो है उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो जिंदा है और वो इंदौर में है। तो पूरे मामले की जांच को अब धीमे धीमे जो मेघालय पुलिस है वो आगे बढ़ा रही है और निश्चित तौर पर इन 5 लोगों के अलावा हो सकता है कि हत्याकांड में कोई और भी शामिल हो, लेकिन ये जांच के बाद तय होगा, पूछताछ के बाद तय होगा कि क्या इसमें 5 से ज़्यादा लोग शामिल हैं या फिर यही 5 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कल कोर्ट में शिलोंग पुलिस क्या कुछ कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाली है, क्या दलील रखने वाली है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, अदालत में कल पुलिस के लिए बड़ा दिन होगा इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया इस अपडेट के लिए मुकेश सिंह सेंगर आपका। तो इस पूरे केस में पिछले 24 घंटे में यानी कि 17 से 18 जून के बीच क्या क्या हुआ वो हम आपको अब बताते हैं। 17 जून आरोपियों के साथ वारदात स्थल पहुंची पुलिस। फिर 17 जून को ही पुलिस ने क्राइम सीन वहां पर रिक्रिएट किया और 17 जून को ही हत्या में इस्तेमाल दूसरा हथियार भी पुलिस को मिल गया, वहां से वो बरामदगी हुई। माफ कीजिएगा। 18 जून को सोनम का नया कॉल डिटेल सामने आया। फिर 18 मई को मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री हो गई। माफ कीजिए। 18 मई को केस में संजय वर्मा नाम के शख्स की एंट्री हुई। जांच के लिए इंदौर पहुंची थी मेघालय पुलिस। तो ये पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम है जिसको पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम आगे बढ़ा रही थी। इस बीच शिलोंग पुलिस इंदौर में सोनम के घर पहुंची है। पुलिस अधिकारी सोनम की मां और भाई से पूछताछ कर रहे हैं। यही पुलिस अधिकारी कल राजा रघुवंशी के घर भी गए थे। तो शिलोंग से लेकर इंदौर तक पूछताछ चल रही है, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। इस हत्याकांड में कितने लोग हो सकते हैं ये तलाशा जा रहा है।
जी ये बताइए कि क्या कुछ पूछताछ करी है? नहीं नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम के कैसे विवेक क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उसको एक महीने बात हुई है। नहीं आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। अभी आपको साथ में ले जाने का क्या बातचीत हुई है? क्या आपको साथ में ले जाने का? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और सोनम का मामला सामने आने के बाद अलग अलग जगहों से ऐसे मामले भी अब आगे आ रहे हैं जहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई या फिर पति के साथ रहने से ही इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश से ही ऐसे 4 अलग अलग खबरें आई हैं। इस रिपोर्ट में ये सभी को देखते हैं। यूपी के बदायूं से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भरोसे और रिश्तों दोनों को झकझोर कर रख दिया। दातागंज कस्बे में एक नव विवाहित युवक रमेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी के महज 18 दिन बाद हिमांशी नाम की महिला घर वालों को नशा देकर प्रेमी संग फरार हुई। इस सदमे से उसके पति रमेश ने खाना पीना छोड़ दिया। 7 दिन की चुप्पी के बाद आई मौत। परिजन बताते हैं कि ससुराल से मिली धमकियों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। तुम्हारे घर से लड़की गई है हमारी और तुम इसको ला के दो तो कुछ चाह रहे हो क्या बात? लड़का क्या खौफ में रह रहा था या फिर दुख के कारण रोटी नहीं? पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में शादी के महज 10 दिन बाद ही पति के साथ बाजार में चाट खाने गई दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की घटना से हड़कंप मच गया। पति ने मुगलसराय कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी के कहीं चले जाने की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। 4 जून को मेरी शादी हुई थी। 14 जून को वो बोली शॉपिंग कराने के लिए रेस्टोरेंट में नाश्ता कराने के लिए लेकर गए, तो बोले मेरे को वॉशरूम लगा है। हम बोले ठीक है जाइए आप वॉशरूम करके आइए। फिर उसके बाद हम वॉशरूम चेक करने के लिए ऊपर गए, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी संग बरामद कर लिया और कोतवाली लेकर आई। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे। घंटों पंचायत चली, लेकिन लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। सभी लोग सहमत हुए तो पुलिस ने लड़की को उसके प्रेमी संग जाने की अनुमति दे दी। इन्होंने अपने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। इसके आधार पर तीनों परिवारों के परिजनों को बुलाया गया तथा सभी परिजन इस बात पर सहमत हुए कि चूंकि खुशी बालिग है अतः इन्हें इनकी स्वेच्छा के आधार पर इनके प्रेमी के साथ भेजा जाए। बागपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के विवाद ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। महिला पति के साथ काउंसलिंग से लौटने के बाद सीधे अपने प्रेमी के साथ होटल जा पहुंची। ससुराल वालों को इसकी भनक लगी। वो मौके पर पहुंच गए। वहां जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही महिला को पता चला कि उसके ससुराल वाले होटल पहुंच गए, वो होटल के पीछे की खिड़की से कूदकर भागने लगी। उसका प्रेमी भी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अवैध संबंध भी बने हुए हैं उसके उन लोगों से, तो मुझे लग रहा है कि मुझे मारने की कई बार धमकी भी दी उसने। इससे पहले भी कई बार धमकी दी, लेकिन मैंने फिर भी समझाने की कोशिश करी लेकिन नहीं मानी। और उसके घर वालों ने भी कुछ नहीं समझाया। वो भी यही धमकी देते हैं कि हमें जो है ये मरवा देंगे। पति आरोप लगाता है पत्नी पे किसके अवैध संबंध कहीं पे है और पत्नी पति पे आरोप लगाती है। पति का आरोप है कि जो व्यक्ति इसके साथ होटल में गया था वो इसका प्रेमी है, और महिला का आरोप है पति ने हमको हमारे साथ मारपीट की थी। मारपीट तो नहीं हुई थी। इसमें काउंसलिंग हमारी जारी है, देखते हैं हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते हैं इसमें। यूपी के बदायूं से ही एक और मामला सामने आया है। शादी के महज 8 दिन बाद आई नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई। परिवार ने जब गुमशुदगी दर्ज कराई तो पूरा मामला और भी चौंकाने वाला निकला। कुछ ही दिन बाद दुल्हन खुद प्रेमी संग कोतवाली पहुंची और साफ कहा कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। कोतवाली में दोनों परिवारों ने बैठकर शादी में दिए गए गहने, सामान और कपड़े आपस में लौटा दिए, लेकिन इसी बीच नवविवाहित युवक कोतवाली में ही फूट फूट कर रो पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर महाराष्ट्र की, जहां पर राज्य सरकार ने एक नई शैक्षणिक पहल के तहत बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी नए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक अब राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यानी कि कोई छात्र किसी अन्य भाषा को सीखना चाहता है तो स्कूल को कम से कम 20 इच्छुक छात्रों की आवश्यकता होगी।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी अब से तीसरी भाषा होगी। लेकिन अगर छात्र हिंदी के बजाय तीसरी भाषा के रूप में कोई दूसरी भारतीय भाषाओं में से किसी एक को पढ़ाने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन छात्रों को उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इससे पहले बयान दिया था कि प्राथमिक जो कक्षाएं हैं वहां पर हिंदी के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब यह नया नियम सामने आया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी अब शुरू हो गया है। और इस बीच महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बच्चे अपनी भाषा खुद चुन सकते हैं। कौन सी भाषा को कंपलसरी नहीं है। हाँ, मराठी हर माध्यम के लिए पूरे महाराष्ट्र में कंपलसरी ये निर्णय है। तीसरी भाषा के तौर पर विद्यार्थी, उनके पालक जो मांग करेंगे वो हिसाब से उनको पढ़ाने का प्रबंध किया जाएगा। सिर्फ कम से कम उस क्लास के स्टूडेंट्स की संख्या 20 होनी चाहिए। और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुणे में बाल भारती पाठ्य पुस्तक उत्पादन केंद्र पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए छप रही हिंदी किताबों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा देने के फैसले पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। चेतावनी दी है कि अगर हिंदी भाषा की एक भी पुस्तक बाहर नहीं ये लोग जाने देंगे। और इन्होंने धावा बोला है उस पब्लिशिंग हाउस पर और इनको फाड़कर जलाकर नष्ट कर रहे हैं ये सभी प्रदर्शनकारी। और इस बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस नए नियम का विरोध करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र पर हिंदी क्यों लादी जा रही है। आम्ही हिंदू आहोत, परंतु हिंदी नाही। महाराष्ट्रावरती हिंदी करण्याचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न करणार असाल तर महाराष्ट्र संघर्ष अटळ आहे। या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे। येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध अमराठी असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरू आहे का? या राज्यातील अमराठी भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा। त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल प्रेम आहे असं काही नाही। तो नए नियम को लेकर एमएनएस विरोध कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सब लोग अंग्रेजी का पुरस्कार करते हैं और भारतीय भाषाओं का तिरस्कार करते हैं, ये सही नहीं है। कि आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाहीये। भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत। ठीक आहे, आता इंग्रजी व्यवहार भाषा झाली आहे, पण या नवीन शैक्षणिक धोरणाने सगळ्यात महत्त्वाचं काम जर काही केलं असेल तर मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याचा मार्ग खुला केलाय। अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक नया विवाद इस पूरे मामले को लेकर और जो भुगत रहे हैं वो है आम छात्र। जिस तरीके से पहले भी एमएनएस आक्रामक रही थी जब ये पहली बार जीआर निकाला गया था, जब नया जीआर निकाला गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो हिंदी है वो मैंडेटरी नहीं रहेगी, मतलब अनिवार्य नहीं रहेगी। उसके विकल्प में आप दूसरे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ही साथ अब जो नया विवाद खड़ा हुआ है उसमें साफ तौर पर जो राज ठाकरे है प्रमुख वो एक कह रहे हैं कि हमें तो 3 भाषा की जो पॉलिसी वही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 भाषा की पॉलिसी चाहिए। एक आप मराठी सिखाइए और एक आप इंग्लिश सिखाइए। हमें तीसरी भाषा चाहे वो हिंदी हो या और भी कोई भाषा हो, जो भारतीय भाषा हो, वो हम नहीं सीखने देंगे। और इसी के साथ साथ सभी प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल को पत्र दिया जा रहा है। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं। जी, हम बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी से, जो बता रहे हैं कि इस पूरे नए नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खासतौर से एमएनएस ने इसका विरोध किया है और जो नया नियम है उसके मुताबिक
इसके मुताबिक 1 से 5वीं कक्षा के लिए जो तीसरी भाषा है उसमें छात्र खुद चुन पाएंगे और तीसरी भाषा हिंदी भी हो सकती, तीसरी भाषा नहीं बनाने की बात कही थी पहले और अब जो नया नियम है उसके मुताबिक हिंदी तीसरी भाषा हो सकती है। तो हिंदी बनाम मराठी का एक नया विवाद अब महाराष्ट्र में सामने है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।